थोड़ी देर में क्वेश्चन डिस्कस करना चालू करते हैं, बाकी बच्चे भी आ जाएं। आज शायद वैसे भी कम आएंगे। आंसर पता नहीं, देखते हैं एक बार। जिनमें जैसे 3/4 की तो बात करें तो नीचे 100 चाहिए, तो 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो 100 आएगा ना, तो नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई करते ऊपर भी करते तो 75/100 आ जाएगा। ये काम करना होता है, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल तुम्हें कल दिया था मैंने, ये सेम कंसेप्ट पर है जैसे इस ये वाला सवाल था, तो क्या तो होगी क्या, उस आंसर निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो अगर मैं 1/4 की बात करूं तो 1/4 जो है वो 0.25 होता है, उसका बॉक्स ऑब्वियसली 0 आएगा। अगली टर्म का भी बॉक्स 0 आएगा, 0 आता जाएगा। कब तक 0 आता रहेगा? जब तक कि 1/4 में 3/4 ऐड ना कर दें। अच्छा, 3/4 का मतलब क्या होगा? ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 75/100। तो जैसे 75/100 आया यानी 3/4 आ गया, वैसे ही अंदर वाला नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले तो नंबर 1 से छोटा आएगा। तो 1/4 के बॉक्स से लेकर मैं बात करूंगा 1/4 प्लस 74/100 का। ये जो सभी नंबर्स हैं ये 0 से 1 के बीच में आएंगे। अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो उनका बॉक्स कितना होगा? 0 होगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 को कितनी मर्जी बार ऐड कर लो आंसर 0 ही आएगा। तो इन सबका सम जो है वो तो बन जाएगा 0। ठीक है, अब जैसे ही मैंने अगली टर्म ली 1/4 में मैंने ऐड करा 75/100, ऐसे ही 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब 1 का बॉक्स कितना आ गया? 1। अगली टर्म का भी 1 आएगा, 1 1 आता जाएगा। कब तक 1 आएगा? जब तक कि मैं 1/4 में 7/4 ना ऐड कर दूं, क्योंकि 7/4 कितना होता है? 2। 1/4 प्लस 7/4 2 हो जाएगा। तो यहां पर आकर हमारी वैल्यू 2 मिलेगी, उससे पहले 1 मिलती जाएगी। अच्छा, 7/4 को ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 175/100। तो मैं बात करूंगा 174/100। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं तो सारे के सारे नंबर 1 से 2 के बीच में, तो सबका बॉक्स 1 आएगा। तो बार बार 1 1 1 ऐड होता जाएगा। कितनी बार ऐड होगा? जितनी टर्म्स है। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका तुम्हें बताया था कि 174 में से 75 सेपरेट करो, क्योंकि लगातार चल रहा है ना, 75 76 77 अप टू 174। अगर लगातार काउंटिंग हो तो बड़े वाले में से छोटे वाला सेपरेट करो, 99 प्लस 1 करोगे तो 100। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1 यानी 100। ये आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी? 1/4 प्लस 175/100। अब वैल्यू मिलनी चालू होगी 2। कब तक 2 मिलेगी? जब तक कि हम 1/4 प्लस 275/100 तक नहीं पहुंच जाते। इन सभी नंबर्स की जो वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर आएगी। 2 कितनी बार ऐड होगा? जितनी टर्म्स है हमारे पास 275 में, सॉरी 274, तो 2 उतनी बार ऐड होगा जितनी टर्म्स होगी। 274 माइनस 175 99 प्लस 1 करोगे तो 100। तो 100 टाइम्स 2 ऐड करोगे तो ये बनेगा 100 इंटू 2, मतलब वैल्यु आ जाएगी 200। ठीक है, ये काम कर लिया हमने। और लास्ट जो केस बनेगा वो बनेगा कि 1/4 प्लस 275/100 से लेकर के 1/4 प्लस कहां तक है? 320 तक, 320/100। इन सबके बॉक्स की वैल्यू आएगी 3 के बराबर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 320 में से 275 सेपरेट कर दोगे, ये बनेगा 45, प्लस 1 करोगे तो आएगा 46 और मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो ये बन जाएगा 4 3 138। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल सम निकालना है तो टोटल सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबको ऐड कर दूंगा। 0 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 138। तो आंसर जो है मेरे पास वो आ जाएगा 438। ये मेरा आंसर। इस तरीके से प्रोसीड करना है जैसे पिछला सवाल था, बिल्कुल वैसा सही सवाल है, सेम कंसेप्ट पर है। ये नोट कर लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो 2 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। इस टॉपिक के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के टॉपिक के 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, वो फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर अगला फंक्शन पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। वैसे डाउट होगा नहीं, अगर तुमने कल वाला ढंग से सुना होगा, ढंग से रिवाइज करा होगा और ट्राई करा होगा तो डाउट आना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि एग्जैक्ट सेम सवाल है, थोड़ा सा ही अंतर है बस। इसके बाद हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, वो 2 फॉर्मूले लिख लेते हैं जल्दी से।
ये फॉर्मूले एंड में इसलिए लिखवा रहा हूँ और इस पे सवाल भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूले ठीक है, कभी कभी काम आ जाता है, लेकिन बहुत रेयरली काम आते हैं, तो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस लिख लो इनको, रट्टे मार देना। फॉर्मूले क्या है? पहला फॉर्मूला है कि अगर x अपॉन n, मान लो x अपॉन n का बॉक्स हो, फिर x में 1 ऐड कर दिया, उस अपॉन n इसका बॉक्स है, फिर x में 2 ऐड कर दिया, अपॉन में n इस चीज का बॉक्स है। ये कहानी चलती जा रही है, कहां तक चल रही है? x प्लस n माइनस 1 अपॉन n। तो इस चीज की जो सम आता है वो आता है बॉक्स ऑफ x, और यहां पर x क्या होगा, सॉरी यहां पर n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। मतलब इस पूरे सीक्वेंस का अगर हमें सम निकालना तो इस चीज के बराबर आएगा, बॉक्स ऑफ x के बराबर। ये तभी काम करेगा फॉर्मूला जब n नेचुरल नंबर है। x नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन n नेचुरल नंबर होना चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला इसी कड़ी में क्या है कि अगर मान लो इस बार हो x का बॉक्स, प्लस में है x प्लस 1/n का बॉक्स, तो पहले इससे ऊपर वाले केस में तो क्या हो रहा था, n जो है दोनों को डिवाइड कर रहा था, x और 1 को, अब n सिर्फ 1 को डिवाइड कर रहा है, प्लस x प्लस 2/n का बॉक्स। ये कहानी चलती जा रही है, कहां तक चल रही है, x प्लस n माइनस 1 अपॉन n का बॉक्स। तो इस पूरी सीरीज का जो सम आएगा वो आएगा n इंटू x का बॉक्स, और यहां पर n क्या होगा, दोबारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। तो ये फॉर्मूले रट लो, इस लिख लो, याद कर लो, सवाल उतने ज्यादा नहीं बनते, लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, याद जरूर होने चाहिए अपने को। 12वीं में सवाल बनेंगे, 12th में इस पे ऊपर सवाल करेंगे अपने, 11th में उतने नहीं बनते। जल्दी से नोट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना ही था। इसके बाद है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो पढ़ेंगे। ठाकुर वो बताया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो बड़ी में से छोटी टर्म माइनस करते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, वहां से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है, इसलिए प्लस 1 कर रहे हैं। जिनमें वो जब सवाल आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। जितने लास्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, हम 12th में करेंगे इसके बारे में बात। हम लास्ट में फॉर्मूले में n-1 इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूले में n-1 होता है। तो फिर तो पहले इस बात का जवाब दे कि x क्यों लिखा, x स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, फिर मैं तुझे जवाब दूंगा कि n-1 क्यों लिखा। कोई तुक वाली बात करना, जब फॉर्मूला है जो फॉर्मूला है। अब तो ये पूछ सकता था कि इसका प्रूफ क्या है, इसका कहां से आया, तो वो अभी अपने नहीं कर सकते, अपने काम का नहीं है अभी। अच्छा एक बात और, कुछ दिनों तक अब तुम्हारी मैथ्स की क्लास नहीं लगेगी, मेरी वाली डिस्कशन क्लासेस वैसे चलती रहेंगी, मनु मैम की, दीपक सर की, जो भी लेते हैं। कल से मैथ्स की क्लासेस नहीं लगेंगी तुम्हारी, ये वाली लगभग एक हफ्ते तक। नहीं मुस्कान, मैंने कल भी कहा था एपी वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, गुरुकुल की भी। फिर वो पढ़ने के बाद पता चलेगा आसान है मुश्किल है। हाँ भाई अपने घर जा रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी मैथ्स की वो होगी वेंसडे को या थर्सडे को, तो एक हफ्ते का गैप है, ठीक है। और इस एक हफ्ते को ढंग से यूटिलाइज करने, ये नहीं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो भी इस फंक्शन चैप्टर में दिक्कत आई है, एक हफ्ता बहुत लंबा टाइम है, अभी तक इस चैप्टर के 10-12 लेक्चर हुए, तो अगर कुछ भी दिक्कत आई है किसी प्रकार की, तो तुम उसको ढंग से बड़े आराम से कवर कर सकते हो। नहीं क्लास ही नहीं लगेगी मैथ्स की, जो डाउट क्लासेस है वो तुम्हारी एज इट इज चलती रहेंगी, जो तुम्हें होमवर्क दिया हुआ है, जो टेस्ट तुम्हारे डिस्कस होने वाले हैं वो वैसे चलते रहेंगे। ये वाली मैथ्स की जो थ्योरी वाली क्लास है वो नहीं चलेगी। हाँ कल से नहीं होंगी, आज है क्लास, आज तो चल ही रही है, कल से नहीं होगी। तब तक बुकलेट कर लो अपनी मैथ्स की, जो डीपीपी दी हुई है टेस्ट एनालाइज कर लो, सबका डिस्कशन हो जाएगा,
मोड के जितने सवाल दिखे वो सारे सवाल कर लो अपने नोट्स। कोशिश ना भेजने की ज्यादा जरूरत हो से उनसे तो ये एक्सपेक्ट करना कि एक आध दिन के अंदर आंसर सकते हो मिल सकते तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं है एक्चुअली x को nx से रिप्लेस करें जहां पर x उसके nx रखते हैं दोनों फॉर्मूले बेसिकली सेम है एक ही फॉर्मूला डिराइव करते हैं दूसरा अपने आप है। वॉइस लैग हो रही है क्या मेरी आगे पीछे आ रही है वीडियो पॉज वगैरह हो रही है कुछ किसी के पास सही आ रही है आवाज अभी प्रैक्टिस करने के लिए भाई तभी तो मैं क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्लास में जो कर लिए वो कर लिए और इसके अलावा प्रैक्टिस हम 12th में करेंगे मैंने पहले ही बोला था ये कुछ टॉपिक में 12th वाले 11th में भी करवा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं कर सकते अपनी क्योंकि इसके जो सवाल बनते हैं वो 12th में बनते हैं और वो सवाल करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स पहले और पता होनी चाहिए तो अभी फिलहाल के लिए तो ये अब जो डीपीपी तुम्हें जैसे लोग अभी करेंगे आने के बाद में होगा थोड़े लेक्चर बाद लोग के लिए सवाल हैं काफी सारे नहीं ये टॉपिक फिर 12th में दोबारा नहीं होंगे 12th में कुछ और टॉपिक है 1 1 on 2 नाम की कुछ चीज होती है मैनी 1 into ये सब चीजें पीरियोडिक फंक्शन नाम की चीज होती है वो पढ़ लेंगे फिर ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा होगा फिर दोनों को मिलाकर हम सवाल करेंगे ठीक है नोट करो डन लिख के भेजो जल्दी से और हेडिंग डालो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखो मुश्किल आसान कोई चैप्टर टॉपिक नहीं होता अगर ढंग से पढ़ लोगे तो आसान है नहीं पढ़ोगे तो फिर तो 4 भी मुश्किल है उसमें भी गलती करोगे मुश्किल क्या होता है हर साल पढ़ते हैं ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लिए अलग से सिलेबस डिजाइन किया कि तुम्हारे लिए मुश्किल सिलेबस बनाया हर साल पढ़ते हैं बच्चे हर साल नंबर भी लेकर आते हैं नहीं ध्रुव इसलिए मैंने कहा ज्यादा प्रॉपर्टी काम की नहीं है ये फॉर्मूले से ये वाला सवाल नहीं होगा इसलिए तुम्हें बेसिक सिखाएं ये फॉर्मूला तभी काम करता अगर जैसे n की वैल्यू क्या है 100 है ना अगर ये सीक्वेंस 99 पर जाकर रुक जाता या 199 पर या 299 पर तब तो ये फॉर्मूला लग जाता डायरेक्ट और इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी दो तीन शब्दों में आंसर आया था बस लेकिन कब जब 199 पर जाकर रुकता या 299 पर जाकर रुकता अब बीच में रुक गया 237 पर तो मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा अब लॉजिक जब लगाना ही है तो लॉजिक सीख ही ले हम ढंग से तो पूरे सवाल को ही कर लेते हैं फिर ढंग से लॉजिक्स लगा कर एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो फिर तो गलती नहीं होने वाली ना अपने से तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा इसलिए मैंने कहा कि इस पे सवाल उतने नहीं बनते और जो बनते हैं वो 12th में बनेंगे देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वैसे ही एक नया फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसमें भी वही पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ क्या होता है डोमेन रेंज क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जैसे मोड का सिंबल क्या होता है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल ये होता है वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल क्या होता है x लिखोगे इसका सिंबल क्या होता है x लिखोगे और आगे पीछे करली ब्रैकेट लगा दोगे
जैसे अगर बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखो। इट इज डिफाइंड एज fractional part x is equal to x minus box of x। मतलब मान लो एक नंबर है, तुम उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाह रहे हो, अगर उस नंबर में से उसका बॉक्स माइनस कर दो तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि मान लो 7.4 है, तो 7.4 एक नंबर है, ये दो हिस्सों से मिलकर बना है। कौन कौन से हिस्से? एक तो इंटीजर पार्ट 7, एक फ्रैक्शनल पार्ट 0.4। तो इसको ये लिख सकते हैं ना, तो 7 क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। 0.4 क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाला जो होता है वो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है, वो भी बात करते हैं। जैसे इस पे सवाल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ वैल्यूज मैं निकाल कर दिखाऊंगा, बाकी वैल्यूज तुम खुद निकालोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे पहला पार्ट है अपने पास 7.36 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर तुम्हें इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो तुम क्या करो, इसी नंबर में से इसका बॉक्स माइनस कर दो। ठीक है, इतनी बात। 7.36 तो है। अच्छा, 7.36 का बॉक्स मतलब ये इंटीजर तो है नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 7। तो आंसर आ जाएगा 0.36। तो बेसिकली डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल करो, मान लो मैं तुमसे बोलूं कि 8.1 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना, अब बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है वो ले लो, 0.1 आ गया। ठीक है, थर्ड केस, थर्ड पार्ट लिखो, कुछ मैं कर रहा हूं बाकी तुम करोगे। मान लो तुम्हारे पास आ गया कि 5 है, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। तो 5 में क्या है, डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं ना, क्या है, 0 है। तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0। तो डेसिमल के बाद 0.36, डेसिमल के बाद 0.1, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 0। अच्छा, इसी तरीके से मान लो फोर्थ पार्ट है अपने पास कि -3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। तो -3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना आएगा, 0 आएगा। बेसिकली अगर इंटीजर नंबर है, तुम जानते हैं ना कि अगर इंटीजर नंबर होगा तो बॉक्स ऑफ x और x बराबर होते हैं, तो x माइनस बॉक्स ऑफ x 0 आ जाएगा। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा, ये बात तय है। अच्छा, पांचवा पार्ट देखो इसका। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आई, कुछ बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। मेन ये चीज याद रखनी है तुम्हें। बच्चों से जब पूछा जाता है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, बोल देते हैं डेसिमल के बाद 0.7 है तो 0.7 आंसर है। नहीं, ये काम नहीं करना। दोबारा फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला है वो यूज करो, x के -2.7, इसमें से माइनस करेंगे इसी नंबर का बॉक्स। ठीक है, इतनी बात। -2.7 तो है। अच्छा, -2.7 इंटीजर नहीं है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, -3 होगा, और बाहर एक माइनस है तो +3, तो आंसर आएगा 0.3। यहां पर गड़बड़ हो जाती है। मतलब इंटीजर है तो डायरेक्ट आंसर 0 बोल दो, अगर पॉजिटिव नंबर है तो डेसिमल के बाद वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर हो तो तुम्हें क्या करना होगा, वैसे तो हम आंसर कितना बोलते हैं, 0.7 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जो आंसर होगा वो 1 - 0.7 0.3 होगा। तो नेगेटिव नंबर के लिए हमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है। जैसे मान लो अब तुमसे बोल दिया जाए, या तो हमेशा यही फॉर्मूला लगा लो, ये लगाओगे तो ये करेक्ट डेफिनेशन है, कुछ तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आंसर सही आएगा। थोड़ा जल्दी करना चाहो तो उसके लिए ये तरीके। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं माइनस का 1.43 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो जो फॉर्मूला है, या फिर क्या करो, वैसे तो अब आंसर कितना बोलते हैं, 0.43। अगर पॉजिटिव नंबर होता तो हम आंसर बोलते 0.43, लेकिन एक नेगेटिव नंबर है तो क्या करेंगे, 0.43 को माइनस में से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0.43 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.57। ये काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे। काफी सारे पार्ट मैंने करवा दिए, अब कुछ पार्ट मैं और लिख रहा हूं, उनकी वैल्यू तुम निकाल कर बताओ क्या आने वाली है।
0.54 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? -7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? -3.16। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? तीनों की वैल्यू निकाल कर बताओ जल्दी से कितनी आएगी। जिनमें फोर्थ पार्ट में हमने बोला है -3 इंटीजर है तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, बस ये बात बोलिए। कुछ नहीं करना, यहां पर हम क्या करेंगे, 0.54 तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा वो आंसर लिख देंगे 0.54। -7 इंटीजर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा। माइनस का 3.16 ये इंटीजर भी नहीं है और नेगेटिव नंबर भी है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 1 माइनस डेसिमल के बाद जो भी होगा वो 1 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.84। बस ये 2-3 बातें सिंपल सी हमें याद रखनी, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है? कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे, पहले आगे की कहानी सुनो। अच्छा, यहां से एक चीज का ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आता है। चलो ये तो हमने कर लिया। अगर मान लो मैं बॉक्स ऑफ एक्स को इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा? x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। ये चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी। कोई भी नंबर अपने दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक अपना इंटीजर पार्ट, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अगर इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर दें तो x आ जाएगा, ठीक है? जैसे दोबारा एग्जांपल देता हूं, जैसे -8.2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -9 प्लस 0.8। चेक करो, इन दोनों का सम यही आएगा। -9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0.8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करके x आ जाएगा जो नंबर है। x का मतलब यहाँ पर -8.2, ठीक है? इतनी बात, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है, लेकिन आगे जाकर कुछ सवालों में बहुत अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से काम आने वाली है, तो याद रखना इस बात को। अब याद करो, जब भी हम कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके बाद उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें यहाँ पर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, जैसे ये हुआ ग्राफ बनाया था हमने, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने अलग अलग इंटरवल तोड़े थे, वैसे ही यहाँ पर इंटरवल तोड़ेंगे। ध्यान से समझना कैसे काम करते हैं। तो बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x की। कुछ अलग अलग केसेस बना लेते हैं। पहला केस हम ले लेते हैं कि x जो है वो, इसको बोल दिया y, क्योंकि फंक्शन को हमेशा y से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला केस में लेकर चल रहा हूं कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में। अच्छा, तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होगा? x तो आएगा ही आएगा, माइनस 0 से 1 के बीच में बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो ये बनेगा x माइनस 0 यानी x। अगला केस क्या बनेगा? x जब 1 से 2 के बीच में होगा, तो अगर x 1 से 2 के बीच में, तो x तो आएगा ही आएगा। बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 1 से 2 के बीच में बॉक्स की वैल्यू 1 होती है, पिछला टॉपिक हमने बार बार बात करी थी। तो कितना आ जाएगा? x माइनस 1। फिर हम कहेंगे कि अगर मान लो x 2 से 3 के बीच में है, तब क्या होगा? x तो आएगा ही आएगा, माइनस बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इंटरवल में? 2, x माइनस 2। इसी तरीके से अगर x -1 से 0 हुआ, तब क्या होगा? -1 से 0 के लिए बॉक्स ऑफ x की वैल्यू -1 होती है, बाहर एक माइनस पहले से, ये बन जाएगा x + 1। और इसी तरीके से -2 से -1, ये आ जाएगा x + 2। हर इंटरवल के लिए बॉक्स ऑफ x की वैल्यू निकाल ली, पुट करते गए, तो फंक्शन डिफाइंड हो गया हमारा। अच्छा, इंटरवल और भी बहुत सारे बनेंगे, हम सारे तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, जितने लिख सकते हैं उतने लिख लिए, 4-5। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखने में कैसा होगा?
ध्यान से समझना क्या क्या करें, देखना आराम से। ये अपने पास, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन में बना देंगे। 0 पर वैल्यू कितनी आएगी 0, 1 पर वैल्यू आएगी 1, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है, इस तरीके से। अब 0 पर तो वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन 1 पर क्या है, ओपन है। y x को 1 रखने से y की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 1 पर तो ओपन है ना, तो 1,1 पर हम यहां पर क्या लगा देंगे, ओपन। अरे यार, 1 पर हम यहां पर लगा देंगे ओपन, ठीक है। अब दोबारा बात करो, जब x 1 से 2 के बीच में, मैं वैल्यू भी लिख देता हूं, 1 मिनट रुको बस। यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2, यहां 3, यहां होगा -1, यहां होगा -2, ठीक है। अब आगे बात करो, जब x 1 से 2 के बीच में, तो लाइन है y इक्वल टू x माइनस 1। y और x में एक लीनियर इक्वेशन है, तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, मतलब x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू 0 आ रही है, तो पॉइंट क्या मिलेगा अपने को, 1,0। पॉइंट अपने को मिलेगा 1,0, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, x को 2 रखने से क्या होगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 यानी 1, तो 2,1, ये वाला पॉइंट 1 है, तो यहां से एक लाइन बनेगी इस प्रकार, लेकिन यहां पर क्या आएगा, ओपन। क्यों, क्योंकि 2 पर ओपन है। अच्छा, फिर 2 से 3 के बीच में लाइन है y इक्वल टू x माइनस 2। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 आएगा, मतलब x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 0 है, तो 2 पर y की वैल्यू कितनी है, 0। 2 पर क्लोज था तो क्लोज्ड वाला पॉइंट बना। अच्छा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 3 तक वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 2 1 आएगी, तो 3 पर वैल्यू आएगी 1, 3,1, लेकिन एक्चुअली 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 पर ओपन है, तो यहां पर भी ओपन आ जाएगा। ऐसे पीछे हो, -1 से 0 के बीच में लाइन है x प्लस 1, -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 0 आएगा, मतलब -1 पर वैल्यू 0 आ रही है। अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 प्लस 1 1 आएगी, मतलब x 0 तो y 1, x 0 तो y 1। अच्छा, ओपन सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर 0 पर ओपन है, तो इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा, और ग्राफ इसका एक्चुअली इस टाइप का बनता है, इसका ग्राफ बनता है इस टाइप का। तो ये ग्राफ क्या करता है, कोशिश करता है बार बार, ये जैसे 0 से चालू हुआ 1 तक जाने की कोशिश करेगा, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 1 तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर ओपन आ जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर 1 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर 1 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो बार बार यही ग्राफ इसका आगे बनता जाएगा, आगे भी ऐसे और पीछे भी ऐसे, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है और इस फंक्शन की रेंज क्या है। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो हम पूरी नंबर लाइन की बात करें तो x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डोमेन कितना आएगा, r आएगा। अगर मैं बात करूं रेंज की, रेंज का मतलब होता है कि y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो चेक करो y की जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। अच्छा, 0 पर कैसे पॉइंट है, क्लोज पॉइंट है, y इक्वल टू 0 हो रहा है ना इन सब पॉइंट्स पर। -2 पर y की वैल्यू 0 है, -1 पर y की वैल्यू 0 है, 0 पर भी वैल्यू 0 है, तो मतलब 0 तो इंक्लूड होगा। लेकिन y इक्वल टू 1 पर सारे के सारे पॉइंट ओपन है, ओपन होने का मतलब y कभी 1 के बराबर नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो होगा वो हमेशा 1 और 0 के बीच में होगा। 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अभी हमारी क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी, ठीक है। नोट कर लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर कुछ सवाल करते हैं प्रॉपर्टी। हाँ, वन उसके नसीब में नहीं है, वन तक जाने की कोशिश करेगा लेकिन वन कभी हो नहीं पाएगा। वीडियो जिनकी लैग हो रही है वो एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख लो। चैतन्य, क्योंकि डोमेन आ रही होगा ना, पूरी नंबर लाइन पर बात कर रहे हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसी भी एक्स से दिक्कत नहीं है हमें। तो जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होती है, तो डोमेन आर आ जाएगी इसका। और रेंज याद रखना 0 से 1 है, लेकिन कभी 1 के इक्वल नहीं हो पाएगा, 1 पर ओपन है, 0 के इक्वल हो सकता है। लास्ट वाला बाद में दिखा दूंगा, अभी आगे बढ़ेंगे। उस टाइम बहुत टाइम दिया था नोट करने के लिए। जल्दी से नोट करो, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसमें। बारिश रुक गई है ना? रुक गई है शायद। दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया कि कैसे फ्रैक्शनल पार्ट निकालें या कैसे क्या काम किए, तो पूछ लो। लाइंस बनाई है अलग अलग, बस वो चलता गया, ठीक है। शिवम, ग्राफ में डॉटेड लाइंस बस वो दिखाने के लिए बनाई जाती हैं कि थोड़ा नंबर शो हो जाए कि एक्चुअली यहाँ पर 1 पर बात कर रहे हैं और ऊपर y इक्वल टू 1 को छू रहे हैं। डॉटेड लाइन बस वो दिखाने के लिए कि किसी भी पॉइंट पर x क्या है और y क्या है। हाँ, y इक्वल टू x में ग्राफ तभी बना जब x को 0 पुट करें और x को 1 पुट करें, क्योंकि लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट जरूरी होते हैं ना, 2 पॉइंट प्लॉट कर लिए, उनको ज्वाइन कर दिया, लाइन का ग्राफ बन गया अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें एक और चीज होती है, वो और सीख लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ानी है मुझे वो बात। इस फंक्शन के लिए हम बात करते हैं पीरियड की बात। ये एक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है। एक काम करो, मैंने कभी शायद तुम्हें पीरियड की डेफिनेशन बताई नहीं है, पीरियड लिख लो क्या होता है। या पीरियड की डेफिनेशन बताने के लिए 3-4 चीजें और बतानी पड़ेगी, सिंपल भाषा में समझ लो। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 शब्द और बताने पड़ेंगे उसमें। पीरियड कुछ नहीं होता, तुम ये सोचो, इस ग्राफ का कोई ऐसा पार्ट है जिसको मैं बार बार कॉपी पेस्ट करूं तो पूरा ग्राफ तैयार हो जाए। सोच के देखो, कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने इतना हिस्सा ले लिया तो इसको लेफ्ट राइट में कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, ये नहीं कि इसको उठाकर मैंने यहां पर बना दिया, ऊपर नीचे नहीं कर सकता, लेफ्ट राइट कर सकता हूं। तो सोच के देखो, इस ग्राफ का ऐसा कोई हिस्सा है जिसको कॉपी पेस्ट करने से मेरा पूरा ग्राफ तैयार हो जाए, ये बात सोचो। बिल्कुल है, कौन सा पार्ट है चेक करो, ये वाला पार्ट है।
ये ग्रीन वाला पार्ट जिसको मैं बार बार शेड कर रहा हूं, इस ग्राफ को अगर मैं लेफ्ट और राइट में कॉपी पेस्ट कर दूं, इसको उठाकर यहां रख दिया, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊं तो पूरा का पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। काफी सारे होते हैं, sin x cos x, वो भी पीरियोडिक होते हैं। तो पीरियड का मतलब क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन हम 12th में पढ़ेंगे जब हमें 2-3 शब्दों का मतलब पता चल जाएगा। लेकिन पीरियड का मतलब ये है कि ग्राफ का ऐसा हिस्सा जिसे हम बार बार कॉपी पेस्ट करें तो पूरा का पूरा ग्राफ तैयार हो जाए। लेफ्ट राइट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब ये पीरियोडिक है। अब पीरियड का मतलब होता है इस इंटरवल की लेंथ, कहां से कहां तक का ग्राफ लिया मैंने, 0 से 1 तक का ग्राफ लिया ना, 0 से 1 वाले ग्राफ को मुझे रिपीट करना पड़ेगा। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, लेंथ का मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इसका पीरियड 1 है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जिसका ग्राफ बार बार अपनी वैल्यू रिपीट करे एक सर्टेन इंटरवल के बाद, ठीक है, और उस इंटरवल की जो लेंथ होगी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, उसको बोलते हैं पीरियड। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे और बात करते हैं, जैसे इससे पहले हमने 2-3 फंक्शन पढ़े, पहले उनका जवाब दो। जैसे ये सोच के बताओ, ये पीरियोडिक है या नहीं है, इस ग्राफ का कोई ऐसा हिस्सा है सोच के बताओ जिसको मैं बार बार कॉपी पेस्ट करूं तो पूरा ग्राफ तैयार हो जाए। नहीं, मान लो तुमने इस ग्राफ का ये वाला हिस्सा ले लिया कि सर मैं ये वाला हिस्सा लूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो ये बनेगा। मतलब ये मत कर देना कि यहां से उठाकर सर इसको यहां पर रख दिया, यहां से उठाकर यहां पर रख दिया, वो काम अलाउड नहीं है। लेफ्ट राइट में कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं कर सकते ना ये काम। इसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं तो पूरा का पूरा ग्राफ रिक्रिएट हो जाए, तैयार हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये ग्राफ, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर ग्राफ पीरियोडिक होगा, हर फंक्शन पीरियोडिक होगा, जैसे ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था काफी टाइम बाद सिग्नम। अच्छा, इसका ग्राफ देखकर बताओ, ऐसा कोई हिस्सा है इसका जो मैं बार बार कॉपी पेस्ट करूं तो पूरा ग्राफ तैयार हो जाए। पूरा ग्राफ तैयार होना चाहिए, टुकड़ा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से बोलो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अगर है तो कौन सा टुकड़ा लें ये बताओ, कौन सा पार्ट लें जो बार बार रिपीट करने से पूरा ग्राफ रिपीट हो जाए। नहीं है। अगर मान लो तुम ये वाला हिस्सा भी लो, तुम कहोगे सर हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, इस हिस्से को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, तो ये वाला हिस्सा तो तैयार हो गया। इस वाले का क्या करोगे, ये वाला तो नहीं बना ना अपने पास। अगर तुम इसको बार बार कॉपी पेस्ट करोगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन थोड़ी ना बनेगी अपने पास, तो पूरा ग्राफ थोड़ा क्रिएट हुआ। इसका मतलब ये भी पीरियोडिक फंक्शन ही है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बताओ ये पीरियोडिक है, सोच के तो नहीं, क्यों नहीं। अब तुम कहो कि सर ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो भाई इसको कॉपी पेस्ट तो आगे पीछे करोगे ना, ऊपर थोड़ी ना लेके जा सकते हो, इसे ऊपर नहीं लेकर जाना, इसको आगे या पीछे, ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते। तो इसको कॉपी पेस्ट करने से पूरा ग्राफ तो तैयार नहीं होगा, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो ये भी पीरियोडिक नहीं है। तो अभी तक हमने 4 फंक्शन पढ़े, उनमें से सिर्फ एक ही फंक्शन पीरियोडिक है, और वो कौन सा ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट वाला। और इस इंटरवल की जो लेंथ है वो कितनी है, 1। अब तुम बोल कि सर लेंथ 1 क्यों ली, हमें कैसे पता 1 आएगी। तो मान लो तुम ये वाला हिस्सा ले लो, मान लो तुमने कहा कि सर मैं ये वाला हिस्सा लूंगा 0 से लेकर 1/2 वाला, तो इस हिस्से को कॉपी पेस्ट करोगे तो पूरा ग्राफ बन जाएगा, सोच के देखो। नहीं बनेगा ना, आधा ही तो बनेगा। ऊपर वाला हिस्सा कैसे आएगा, जो ऊपर बच गया 1/2 से 1 वाला, वो हिस्सा कहां से लेकर आओगे, नहीं लेकर आ सकते। तो इसलिए पीरियड की वैल्यू कितनी है कि 1 आएगी। तो ये पीरियड नाम की चीज होती है, आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ी काम आएगी। जैसे मैं तुम्हें और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो sin x का ग्राफ है,
अगर तुम्हें याद हो तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनवाया था तुमसे, तुम्हें बनाना सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी फिजिक्स वाली। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो हमने एंगल बताए थे, ये एंगल 0 होगा, ये एंगल पाई होगा, ये एंगल 2 पाई होगा, ये एंगल 3 पाई, ये एंगल 4 पाई, ये 5 पाई। बताई थी ये बात, याद है? अच्छा, इस ग्राफ का कोई हिस्सा है जिसको तुम बार बार रिपीट करो तो ग्राफ रिक्रिएट हो जाए? बिल्कुल है। कौन सा हिस्सा है? 0 से 2 पाई वाला। चेक करो ढंग से देखना, ये वाला हिस्सा जिसको मैं व्हाइट से शेड करता हूं। ये एक वेव है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये वेव बनेगी, फिर आगे वेव बनेगी। इसी वेव को पीछे कॉपी पेस्ट करोगे तो पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा। ये पीछे भी चलता जाएगा, आगे भी चलता जाएगा। तो 0 से 2 पाई वाला हिस्सा अगर मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊं तो मेरे पास पूरा का पूरा sin x का ग्राफ तैयार हो जाएगा। ये बात मानते हो? तो इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसका पीरियड कितना होगा? जितने हिस्से को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, इतने हिस्से को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ना, इस वाले हिस्से को, तो इसकी लेंथ कितनी है? तो बड़ा एंगल 2 पाई, छोटा एंगल 0। 2 पाई में से 0 सेपरेट करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई आएगा। तो इसका पीरियड भी कितना होगा? 2 पाई। ठीक है, वहां पर उसने मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था, अब सुन लो क्योंकि थोड़ी देर में काम आने वाला है। नहीं, 2 पाई 2 नहीं होगा, 2 पाई होगा। 2 पाई में से 0 माइनस करेंगे ना तो 2 पाई। अच्छा, याद करो 10x का ग्राफ भी बनवाया था। 10x का ग्राफ कैसा बना था? हमने कुछ डॉटेड लाइंस बनाई थी, अगर याद हो तो, इस तरीके की। ये ग्राफ बना था, अगर हमें याद है। ये सारी चीजें बाद में लिखवाऊंगा, ये अभी नहीं करनी है अपने को। बस तुम्हें पीरियड बताया तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अलग अलग एग्जांपल से कि क्या क्या हम कह रहे हैं। अच्छा, अगर एंगल याद हो तुम्हें तो यहां पर एंगल था 0, यहां पर था π/2, यहां पाई था, यहां 3π/2, यहां 2 पाई, यहां 5π/2। पीछे एंगल क्या थे? यहां था -π/2, यहां था -पाई, यहां था -3π/2। ये चीज सोच के देखो, इस ग्राफ का कोई ऐसा हिस्सा है जिसे मैं बार बार रिपीट करूं तो पूरा ग्राफ तैयार हो जाए? सोच के देखो। बिल्कुल है। कौन सा हिस्सा है? -π/2 से π/2 वाला। चेक करो, ये वाला हिस्सा। अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये पूरा हिस्सा अगर मैं इस पूरे हिस्से को कॉपी पेस्ट करता जाऊं तो पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन है। अगर 10x का पीरियड पूछो, पीरियड ऑफ 10x, तो इस इंटरवल की -π/2 से π/2 की बात करें ना, यहां से यहां तक की बात करें, तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी आएगी? लेंथ निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सेपरेट कर दोगे। बड़ी वैल्यू π/2 है, छोटी वैल्यू -π/2 है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना आएगा? पाई आएगा। और ये जो पाई आया यही हमारे पास क्या है? इसका पीरियड है। तो sin x का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन 10x का पीरियड पाई होता है। sin x अपनी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट करता है, 10x अपनी वैल्यू पाई के इंटरवल के बाद रिपीट करता है। इसका मतलब ये होता है पीरियडिक का। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहे हैं पीरियड से, क्या कहना चाह रहे हैं? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड नहीं करना, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। ऐड नहीं करना उनको, कहीं ऐड करके 0 बोल दो कि -π/2 और π/2 को ऐड करके 0 बोल दिया। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। जैसे अभी एक फंक्शन पढ़ेंगे हम कुछ दिनों बाद, y = log x। इसका ग्राफ ये होता है। मुझे ये सोच के बताओ कि ये पीरियोडिक है या नहीं है? ये ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है? इसका कोई हिस्सा है जिसको रिपीट करने से ग्राफ तैयार हो जाए? नहीं है। कौन सा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड नहीं होगा। अच्छा, e की पावर x एक फंक्शन आता है, बाद में पढ़ेंगे अभी।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका ग्राफ ये होता है। तो ये पीरियोडिक है या नहीं है ये बताओ। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ध्रुव नेगेटिव का मतलब क्या है? अच्छा, रिस्पॉन्स नेगेटिव। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो पीरियड क्लियर हो गया ढंग से। इसके बारे में अगले साल पढ़ेंगे, 12th का टॉपिक है। उस टाइम हम पढ़ेंगे कि पीरियड निकालते कैसे हैं। जैसे sin x का पता चल गया, tan x का पता चल गया, अब वो हमसे पूछ ले कि sin 7x प्लस tan 3x इसका पीरियड निकालते बताओ। तो इसका पीरियड कैसे निकालते हैं, वो वाले सवाल हम अगले साल करेंगे। हाँ चिन्ह, उनका पीरियड एंगल में आएगा। सर अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जहां पे y कांस्टेंट है, ये बात हम ये भी 12th में करेंगे, y इक्वल टू 4 है ना, तो y इक्वल टू 4 ये होती है राइट। तो होता क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है लेकिन इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता। जैसे ये सारे पीरियोडिक फंक्शन थे, दोनों पीरियड थे कुछ ना कुछ, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन इसका पीरियड डिफाइन नहीं है। अब वो क्यों नहीं डिफाइंड, क्योंकि एक फंडामेंटल पीरियड नाम की चीज होती है। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है वो हम 12वीं में पढ़ेंगे, उतना डिटेल में अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टॉपिक जो है वो 12th का है और उसी में बात करेंगे। नहीं, इनफाइनाइट नहीं होता, इसका पीरियड नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, बाकी अब करना क्या है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा, दिक्कत आ रही है। टॉपिक अगला मैं स्टार्ट करूंगा नहीं, क्योंकि क्या करूं उसमें, बीच में छोड़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही है, 5-10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ क्लास, क्योंकि प्रॉपर्टीज चालू कर दूंगा तो पूरी तो हो नहीं पाएंगी और कुछ बच्चों को दिक्कत भी आ रही है, बोर्ड वगैरह ब्लर है और वो सब कुछ। आज के लिए इतना ही है। जब अगली क्लास होगी अगले हफ्ते वेडनेसडे को या थर्सडे को, तब तक ये नोट्स पूरे ढंग से रिवाइज कर लेना। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा इसके बाद। नहीं नमन, वो 0 से नहीं देखते, कहीं से भी देख सकते हैं, वो देखिए। खुशी पिछला पेज ये था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर। ये पढ़कर आना, मैं दोबारा ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। 18 से गुरुकुल खुल रहे हैं, ठीक है भाई, अब तुम वहीं के टीचर से पढ़ोगे। अब तो हमारा साथ इतना ही था, बाय। जेनेसिस देखते हैं, अभी शायद 16 से प्लान है। नहीं ध्रुव, तुम्हें तो मैं ही पढ़ाऊंगा, जो गुरुकुल वाले बच्चे हैं उनकी बात चलती है। जो मेनन है, शिखर 4 है और जो रे बैच है, उनमें तो क्लास मेरी होगी। हफ्ता क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ अपने। हफ्ता मैथ्स की क्लास नहीं होगी, बाकी क्लासेस तुम्हारी चलेंगी जैसे चलती हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की डिस्कशन क्लासेस भी वैसी चलेंगी। हफ्ते बाद मैथ्स की दोबारा चालू हो जाएंगी। वो ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी वो देखते हैं। मेरा घर है राजस्थान में, राजस्थान पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पे। चलो ठीक है भाई, अगले हफ्ते मिलेंगे, बाय।